हेलो एवरीवन। कल हम लोग कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करते हैं, संविधान संशोधन कैसे करते हैं, उसके कौन से आर्टिकल हैं, उसके पूरे प्रोसेस क्या है। तो उसके बाद आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है बस उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में। तो जो 1951 का जो पहला संविधान संशोधन किया गया था उसमें जो इम्पोर्टेंट जो उसमें लिया गया था डिसीजन, उसमें ऐसा था कि जो भी सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनके लिए एक खास नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। मतलब इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों जो भी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कदम लिया गया था। और दूसरा इसी इसमें ही 9 शेड्यूल, जो हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, तो 9 शेड्यूल एक बनाया गया था उसमें। और ये बनाने का इनका एक लॉजिक ये था कि जो भी लैंड रिफॉर्म लिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको जमींदारी बहुत हुआ करता था। जमींदारी फिर जो भी एक लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा खेत हुआ करता था। तो ऐसे जो चीज़ों को ओवरकम करने के लिए लैंड रिफॉर्म आ रहा था। तो लैंड रिफॉर्म जो अपना फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे टोटली अपोजिट था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें कुछ ऐसा था कि अगर 9 शेड्यूल में कुछ चीज़ें हम लोग डाल देते हैं तो उसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन मकसद ये था, जो भी 9 शेड्यूल में हम लोग कोई भी मैटर इसमें अगर डाल देते हैं तो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो याद रखिएगा। 9 शेड्यूल। और इसमें जो भी आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी मैटर था इसमें डाला गया था, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोर्ट इस मैटर में हस्तक्षेप न कर पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1964 में लिया गया था। इसमें क्या था कि देखिए, जो भी किसी का ज़मीन है तो अगर सरकार उसे लेती है तो कुछ केसेस में पैसा नहीं देना होता है, कुछ केस में पैसा देना होता है। इस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा बोला गया था कि अगर किसी का प्राइवेट कल्टिवेबल लैंड अगर लेते हैं तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो और इसके बाद इम्पोर्टेंट है जो मिस हो गया है वो है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 एक किसके लिए है? ये जो आपका प्राइवेट पर्स है, जो प्राइवेट पर्स है उसको यहाँ पे अबॉलिश किया गया था। किसके थ्रू? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो आपका 26वां संविधान संशोधन लाया गया था उसमें प्राइवेट पर्स को अबॉलिश कर दिया गया था। अब सवाल है कि प्राइवेट पर्स क्या है? तो ये बेसिकली जो भी आपके जो रजवाड़े थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे जो राजा थे उनको मिला के देश बना था। स्टेट जैसे सिंधिया थे, ग्वालियर के, इंदौर के थे होलकर, ऐसे हैदराबाद के थे। तो सभी राजाओं को इंडिया में लिया गया था। तो चूंकि राजाओं के पास पैसा बहुत था तो जब जो भी राजा लोग थे इंडिया में आने के लिए तभी राजी हुए थे कि उनका जो उनके पास संपत्ति है उसे एक खास बचाव करने का प्रावधान होना चाहिए संविधान में। तो वही बचाव था प्राइवेट पर्स, क्योंकि उनके पैसे को बचाव करने का तरीका था। बट 26वां जो आपका संवैधानिक संशोधन आया था उसमें प्राइवेट पर्स को हटा दिया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और अगला है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। तो जो 1975 में जो आया था संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट के रूप में मान्यता दे दिया गया था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था वो था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1976 में लिया गया था। तो इसमें बहुत सारे चेंज किए गए थे। इसी कारण से
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें चूंकि काफ़ी सारे चेंज किए गए थे तो इसके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट चेंज है उसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड को ऐड किया गया था, लाइक सोशलिस्ट, लाइक सेकुलर और इंटेग्रिटी। आपको देखे होंगे ये तीनों वर्ड प्रीएम्बल में है। तो ये जो तीन वर्ड है ये आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और चूंकि ये जो आया था संशोधन, ये तब आया था जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। 1976 आपको याद होगा, तो 75 में आपातकाल लगा था। तो अगर ये आपातकाल लगा है तो उस समय कुछ ऐसा बिल गवर्नमेंट लाएगी ताकि लोगों में एक देशभक्ति की भावना पैदा हो। तो इसीलिए इसी समय फंडामेंटल ड्यूटीज भी लाया गया था, जो स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा जो आपको ट्रिब्यूनल है, जो अभी आप न्यूज़ सुनते होंगे ट्रिब्यूनल कैसे बनता है, तो पूरे ट्रिब्यूनल के बारे में इसी संविधान संशोधन में ट्रिब्यूनल के बारे में दिया गया था, जो बाद में पार्ट 14 में ऐड किया गया था, 14 के ए में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चीज़ों जो ऐसे थे जो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, जैसे एजुकेशन जो पहले स्टेट लिस्ट में होते थे। अब स्टेट लिस्ट क्या है, तो हमारे संविधान में 3 लिस्ट दिया गया है। एक है आपका सेंट्रल लिस्ट, तो इस सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ आपको सेंट्रल कानून बना सकती है। एक स्टेट लिस्ट में जो सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बट सेंट्रल का कानून हमेशा स्टेट के कानून को ओवर रूल करेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो इस संशोधन में जो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जानवर का जो बचाव था, और जो आपका जंगल का संरक्षण था, फिर आपका नाप तोल के बारे में, और जो कोर्ट का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ के, ये जो चीज़ें हैं, जो 4 आइटम हैं, 4 आइटम हैं, ये पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। तो इस संविधान संशोधन में इसे कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया था। किसमें, कंकरेंट लिस्ट में ये 4 आइटम को ऐड किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो और इसके अलावा एक और लिया गया था इसमें कि इस अमेंडमेंट में ऐसा बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट होगा वो कैबिनेट डिसीजन से बाउंड होगा। अगर कैबिनेट बोला कि कोई बिल पास करना है, अगर कैबिनेट बिल दिया पास करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उसे साइन करेंगे। मतलब कि प्रेसिडेंट का जो काम होगा वो जो कैबिनेट का डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये जो है ये आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये जो सारे चेंज तब किए गए थे जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसे ऐड किए गए थे जो अब लोकतंत्र के लिए उतना सही नहीं माना जाता था। तो अगले संविधान संशोधन जो हम देखेंगे उसमें इसी का जो कुछ जो मतलब बैड प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया था, उसी को मतलब आपको काउंटर करने के लिए लाया गया था। तो जो भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, जो भी कोई बुरे कानून थे, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसे ओवरकम किया गया था। जैसे हम लोग देखे थे कि वो 76 में काफ़ी चेंज किया गया था। तो उसमें कुछ ऐसे चेंज थे जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं थे। जो निर्णय लिए गए थे, जो आपका आपातकाल लगाया गया था, उसमें कुछ जो थे जो रूल को फॉलो नहीं किया गया था, तो उसमें कुछ सही करने के लिए इसमें काफ़ी चेंज किए गए थे। तो 44th अमेंडमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर था वो था ऐसा कुछ कि देखिए, जो देश में आपातकाल लगाया गया था उसका किस बेसिस पे लगाया गया था, तो वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब वो ऐसा जो गवर्नमेंट थी बोले कि चूंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है तो हम देश में आपातकाल लगाएंगे। तो ये एक ऐसा शब्द है जो काफ़ी वेग है। इसकी परिभाषा इसकी परिभाषा थी काफ़ी सटीक नहीं था। तो इस कारण से इस संशोधन में इसके जगह पे क्या लिया गया, आर्म रिबेलियन। मतलब इस टर्म को हटा दिया गया और बोला कि अब के बाद जो होगा वो होगा आर्म रिबेलियन। मतलब अगर कोई बंदूक के थ्रू करता है रिबेलियन तो ही इस बेसिस पे हम लोग आपातकाल लगा सकते हैं।
और इस जो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बात चूँकि वेग थी, इसकी परिभाषा क्लियर नहीं थी, तो इसे हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या लाया गया, आर्म रिबेलियन। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लिया गया था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इस संविधान संशोधन में उसे हटा दिया गया और इसे यहाँ से हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे लीगल राइट दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब आया था देश में आपातकाल, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोले प्रेसिडेंट को कि आप देश में आपातकाल लगा दीजिए, बट कोई कैबिनेट का कोई उसमें सहमति नहीं था। तो इस संशोधन में जो 44th अमेंडमेंट में ऐसा कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी तभी लगेगा जब कैबिनेट का रिटन परमिशन होगा। जब कैबिनेट रिटन परमिशन देता है प्रेसिडेंट को, कैबिनेट रिटर्न परमिशन देता है प्रेसिडेंट को, तभी नेशनल इमरजेंसी कैबिनेट लगाने के लिए अनाउंस कर सकते हैं। ऐसा था, किसी एक पर्सन का नहीं, यहाँ पर कलेक्टिव अगर कंसेंसस है तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। तो ये एक चेक एंड बैलेंस के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया था। उसके बाद इसमें ऐसा कदम लिया गया था कि ठीक है, जो लगेगा अगर देश में आपातकाल ऐसा कोई घटना घटता है, अभी हमारे देश में आपातकाल 3 आधार पर लगता है। पहला, या तो वार हो, या तो आपका एक्सटर्नल अग्रेशन हो, डेट मीन्स अगर कोई बाहर से इंडिया में आक्रमण किया हो, और तीसरा क्या है जो हम लोग बोले, आर्म रिबेलियन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपातकाल लगता है तो आपातकाल में ये जो फंडामेंटल राइट 20 और 21 है, ये सस्पेंड नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 क्या है, तो आर्टिकल 20 क्या है कि राइट 20 जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 है, ये है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। तो अगर कोई आपको कन्विक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ आप खुद बचाव कर सकते हैं, आप लॉयर हायर कर सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब इज्जत का जीवन जीने का जो है आर्टिकल 21 के बारे में। तो इसमें ऐसा बोला गया था कि अगर आपातकाल लगता है तो ये 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता है, इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें एक और लिया गया था निर्णय कि अगर कैबिनेट प्रेसिडेंट को कोई बिल देता है पास करने के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक बार मतलब रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से कैबिनेट इसे भेज दिए दोबारा तो इन्हें साइन करना पड़ेगा। ये जो प्रोविज़न है ये 44th में ऐड किया गया था कि वन टाइम कोई बिल प्रेसिडेंट कैबिनेट को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर कैबिनेट फिर से भेजता हो तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 44th, इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या लिया गया था कि जो एंटी डिफेक्शन है उसके संदर्भ में इसमें कानून बनाया गया था। तो एंटी डिफेक्शन क्या है, एंटी डिफेक्शन ये है कि अगर कोई पार्टी से खड़ा होता है, जीत के आता है, या तो लोकसभा में या तो फिर आपका जो स्टेट का असेंबली होता है वहाँ पे, तो अगर पार्टी चेंज करता है, अगर जीत के आता है कोई ए पार्टी से और ज्वाइन कर लेता है बी पार्टी, तो जीत के आने के बाद अगर पार्टी चेंज करते हैं तो वो इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, वो किस में लाया गया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1984 में राजीव गांधी के समय लाया गया था। ठीक है। तो ये दोनों के लिए है, एमपी का भी और एमएलए का भी। अगर मान लें कि कोई ए पार्टी से आते हैं और जीत के आने के बाद, लोकसभा में आने के बाद बी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस रूल के तहत वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सेम स्टेट में है, अगर कोई एक्स पार्टी से जीत के आता है और वाई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो भी इस रूल के तहत तो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। ये कौन सा अमेंडमेंट है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। है आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका 1989 में लिया गया था। इसमें क्या था, वोटिंग राइट आपका 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है, मतलब वोटिंग राइट कम कर दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आया था 65th, मतलब जो आपके 65वीं संविधान संशोधन आया था
वो 1990 में आया था। इसमें क्या था कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को सेटअप किया गया था। मतलब ये जो बॉडी है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, एक कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इनसे क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये आपका 65वीं संविधान संशोधन में ये इसे बनाने का अनुमति दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1991 में, इसमें दिल्ली जो पहले यूनिटी टेरिटरी हुआ करता था, यूटी हुआ करता था, उसे क्या दिया गया, उसे नया नाम दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और उसके साथ में लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था। मतलब यहाँ पे लोग जैसे होता है स्टेट असेंबली में, यहाँ भी लोग एमएलए चुने जाएंगे और स्टेट का कुछ जो पावर हटा के वो सारे पावर को स्टेट असेंबली खुद डील करेगी। तो अभी जो यूनियन टेरिटरी इंडिया में है वो 8 है। तो 8 में से सिर्फ 2, एक आपका पुडुचेरी और दूसरा दिल्ली, ये 2 ही यूनियन टेरिटरी को लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन दिल्ली को ये किस संविधान संशोधन में दिया गया था, वो था 69। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, इसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या था कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें पंचायती राज बनाने का प्रावधान था, क्योंकि इसके पहले जो इंडिया में जो आपका सिस्टम हुआ करता था, एक आपका सेंट्रल में, फिर स्टेट में, मतलब यहाँ की कोई सरकार है, यहाँ सरकार है, मतलब 2 लेयर गवर्नमेंट हुआ करती थी, 2 लेयर। बट इसमें एक और लेयर ऐड किया गया कि स्टेट में हर पंचायत में एक चुने जाएंगे, इसका नेता होगा मुखिया। तो मतलब पंचायती राज कब लाया गया था, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, इसे 11th शेड्यूल में ऐड किया गया था, और इसमें आपको 29 आइटम्स के बारे में दिया गया कि 29 आइटम्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डील करेंगे, लाइक। ठीक है, इसके बाद ठीक बाद में 74 आया था। 73 में किसके लिए है, पंचायती राज। 74 किसके लिए है, म्यूनसिपैलिटी। मतलब ये है आपका गांव के लिए, एक या शहर के लिए था। ठीक है, तो इसमें था 11 शेड्यूल, इसे 12 शेड्यूल में ऐड किया गया था। सेम चीज़ क्या था, ये आपको एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने का इसमें दिया गया था, म्यूनसिपैलिटी। शहर में एक और गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे होगी, वो 74 अमेंडमेंट में इसके बारे में बोला गया था। ठीक है, और इसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो था राइट टू एजुकेशन, जो हम लोग देखते भी हैं। तो राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में लाया गया था। ठीक है, और इसी के बाद आर्टिकल जो 21A ऐड किया गया था, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं इनका एज 6 से 14 वर्ष तक है, उनको सरकार को फ्री शिक्षा देना पड़ेगा। तो राइट टू एजुकेशन मतलब एजुकेशन का हक हर नागरिक को है। तो ये इस आर्टिकल में हुआ था, कौन सा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, और इसके बाद कौन सा, 89 है। देखिए, तो हम लोग जो पहले देखे थे कि जो आया था, जो आपका 90 में आया था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उस समय दोनों कंबाइन था। लेकिन इस समय क्या किया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, बाइफर्केशन कर दिया गया। वो कब आया था, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक 90 आया था, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या लिया गया था कि इसमें जो भी एमपी या मिनिस्टर होंगे, वो पूरे उस जो जैसे लोकसभा का जो भी स्ट्रेंथ होगा, वो मान लो कि उसमें 100 लोग हैं मान लेते हैं, तो 100 लोगों में से 15 लोग ही आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। मिनिस्टर एमपी मिलाकर सिर्फ 15, मतलब 15% स्ट्रेंथ होगा मंत्री का। सेम चीज़ होगा स्टेट में, अगर एमएलए हैं तो अगर जो स्टेट असेंबली है उसका स्ट्रेंथ, मतलब उसमें पूरे सदस्य अगर 100 हैं तो मैक्सिमम 15 ही मंत्री बन सकते हैं सीएम के लेके। ठीक है, तो एक लिमिट बनाया गया था कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं,
उसके लिए कौन सा आया था संविधान संशोधन 91, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आया था 97 जो इम्पोर्टेंट है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बोला गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का हक दिया गया था स्टेट, इसमें स्टेट इसे प्रमोट करेगी ऐसा बोला गया था, ठीक है। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, जीएसटी के बारे में। जीएसटी किस संविधान संशोधन में लाया गया था? 101 में जीएसटी के बारे में बोला गया है। मतलब जीएसटी बनाया गया है किसके अंदर में? 101 संविधान संशोधन में, ठीक है। और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वो 102 संविधान संशोधन में दिया गया था, जो 2018 में लाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो EWS का एक अलग जो दिया गया था रिजर्वेशन, तो EWS का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 में 103 के थ्रू दिया गया था। ये 2019 में लाया गया था, लोकसभा के पहले लाया गया था। तो ये तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब रिसेंट एक्टिविटी है, तो ये आप याद रख सकते हैं 103। तो आज क्लास में जो इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उसके बारे में हम लोग देखें। तो आगे क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मिलते हैं। थैंक यू।